इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। लेकिन शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक ना एक दिन उसको अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोगों की जिंदगियां भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनकर आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है फतेहपुर, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है गढ़वी, और इसी गढ़वी मोहल्ले का रहने वाला है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र, जिसकी उम्र है लगभग 37 साल के आसपास। जितेंद्र की पत्नी का नाम है निशा। निशा, जिसकी उम्र है लगभग 34 साल के आसपास। जितेंद्र के टोटल 2 बच्चे हैं, जिनमें एक का नाम है तनु और दूसरे का नाम है मनु। जितेंद्र, जो अपना खुद का एक होटल चलाता है, अच्छा खासा पैसा ही नहीं कमाता है, बल्कि अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूं मैं 1 मई 2024 की सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास की। दरअसल जितेंद्र के घर के अंदर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। उस वक्त पड़ोसी, जो काफी गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे ही चीख पुकार की आवाज उनके कानों तक पहुंचती है, कुछ लोग उठते हैं और जितेंद्र के घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जितेंद्र की पत्नी निशा एक कमरे में बैठकर चीख चीख करके रो रही थी। पड़ोसी जब इस बारे में निशा से पूछताछ करते हैं तो निशा रोते हुए पड़ोसियों से कहती है कि दरअसल मैं बर्बाद हो गई। रात के वक्त कुछ बदमाश मेरे घर में घुस आए थे, सारा सामान लूट कर ही नहीं ले गए, बल्कि मेरे पति की हत्या भी कर दिया है। निशा जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, पड़ोसी निशा के घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि कमरे के अंदर बेड पर जितेंद्र की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जितेंद्र, जिसके पिता का नाम है महेंद्र सिंह, जो फतेहपुर का रहने वाला है, जो समाजवादी पार्टी का नेता ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। दरअसल वर्मा चौराहे पर महेंद्र का अपना खुद का एक होटल है, जो होटल जितेंद्र चलाता था। पड़ोसी जैसे ही इस तरह का नजारा देखते हैं, सबसे पहले इस बात की जानकारी महेंद्र को देते हैं, साथ ही साथ पुलिस को भी बता देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले जितेंद्र की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि जितेंद्र के शरीर पर किसी तेज धारदार हथियार से कई बार वार किया गया है। जितेंद्र की पत्नी निशा कोने में बैठकर काफी रो रो कर अपना काफी बुरा हाल कर चुकी थी। पुलिस जब घटनास्थल का मुआयना करती है तो मालूम चलता है कि जितेंद्र के घर के अंदर जो अलमारी है वो खुली पड़ी है और उसका सारा सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, जिसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद लूट के इरादे से जितेंद्र की हत्या किया गया होगा। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में निशा से पूछताछ करती है तो निशा रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति कल रात को 12 बजे के आसपास होटल से घर पर आए थे। हम दोनों ने एक साथ ही बैठकर खाना खाया था। उसके बाद मेरे पति वहीं पर सो गए और मैं कमरे के अंदर सोने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समय गुजरा, अचानक मेरे कानों में कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो देखा कि 2 लोग अलमारी को खोल रहे थे। जब मैंने उन दोनों को रोकना चाहा, तुरंत ही अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालकर मुझे धमकी देने लगे। तभी मेरे पति जाग गए, लेकिन मेरे पति ने जैसे ही उन दोनों को देखा, वो दोनों से लड़ बैठे। इसीलिए दोनों ने उसी तेज धारदार हथियार से मेरे पति के ऊपर एक पर एक कई बार हमला कर दिया, जिसकी वजह से मेरे पति की मौत हो गई। उसके बाद उन दोनों ने मुझे भी पकड़कर मेरे कमरे के अंदर ले गए, मेरे हाथ और पैर मेरी साड़ी से बांध दिया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके सारा सामान लूट कर यहाँ से चले गए।
है। उसके बाद जब मैं चीखने चिल्लाने लगी, लगभग 4 बजे के आसपास मेरे सेकेंड फ्लोर पर रहने वाले किराएदार विनोद आकर दरवाजा खोले। दरअसल विनोद भी उस वक्त वहीं पर खड़ा था। निशा जैसे ही ये सारी बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस विनोद से इस बारे में पूछताछ करती है। विनोद भी पुलिस वालों से कहता है कि साहब, रात के लगभग 10 बजे के आसपास मैं खाना वाना खाकर गहरी नींद में सो गया था, लेकिन लगभग 4 बजे के आसपास जब मैंने निशा भाभी की आवाज़ सुना, मैं उतर कर नीचे आया। दरवाज़ा खोला तो देखा कमरे के अंदर भाभी काफ़ी चीख चीख कर रो रही थी। विनोद जब ये सारी बातें पुलिस वालों को बताता है, उसके बाद पुलिस अब घर का मुआयना करती है तो मालूम चलता है कि घर में घुसने का मात्र एक ही रास्ता है। पुलिस जब जाकर दरवाजे को चेक करती है तो मालूम चलता है कि घर के अंदर जोर जबरदस्ती से घुसा भी नहीं गया है, जिससे पुलिस अंदाजा लगाती है कि अपराधी जो कोई भी होगा, घर के अंदर या तो जितेंद्र ने बुलाया होगा या फिर निशा ने बुलाया होगा। लेकिन उस वक्त निशा की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए पुलिस सबसे पहले जितेंद्र की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर विनोद को अपने साथ लेकर थाने पहुंच जाती है। इधर पुलिस विनोद को लेकर जैसे ही थाने पहुंचती है, तब तक इधर जितेंद्र का चाचा महेंद्र भी थाने पहुंच जाता है और जाकर पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगता है कि अपराधी जो कोई भी होगा उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये मामला एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस का था। इसीलिए पुलिस भी कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। पुलिस को लगता है कि शायद विनोद और निशा के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा होगा और उन दोनों ने ही मिलकर जितेंद्र की हत्या कर दिया है और उसके बाद मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। इसीलिए पुलिस अब विनोद से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन विनोद भी पुलिस वालों को सिर्फ एक ही जवाब देता है कि साहब, मेरा निशा भाभी के साथ में कोई प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा है और ना ही मैंने जितेंद्र भैया की हत्या किया है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके विनोद अपनी जिद से पीछे नहीं हटता है, जिससे पुलिस को भी पूरा भरोसा हो जाता है कि शायद विनोद सच बोल रहा है। इसीलिए पुलिस विनोद को छोड़ देती है और फिर पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए फिर से जितेंद्र के घर पर जाती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ है। पुलिस जब सीसीटीवी चेक करती है तो मालूम चलता है कि रात के लगभग 1 बजे के आसपास एक व्यक्ति जितेंद्र के घर में जाते हुए दिखाई दे रहा है और लगभग 2 बजे के आसपास उसके घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस जैसे ही इस तरह का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखती है, पुलिस को अब कहीं ना कहीं निशा के ऊपर ही शक चला जाता है, क्योंकि निशा ने पुलिस को बताया था कि उसके घर के अंदर 2 बदमाश आए थे, जबकि घर के अंदर एक व्यक्ति आते हुए दिखाई देता है और करीब 1 घंटे के बाद वही व्यक्ति बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का फुटेज धुंधला होता है, इसीलिए वो व्यक्ति भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए पुलिस अब उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए निशा का मोबाइल अपने कब्जे में ले लेती है और फिर निशा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर निशा पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करती आ रही थी। दरअसल पुलिस जब निशा का मोबाइल चेक करती है तो मालूम चलता है कि रात के लगभग 1 बजे के आसपास निशा ने उसी नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए चैट किया था और उस व्यक्ति को अपने घर पर भी बुलाया था। पुलिस जब उस नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी विकास यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है। विकास, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास, जो फतेहपुर के रामगंज का रहने वाला है। दरअसल ये विकास कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र के ही होटल का मैनेजर है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाती है, पुलिस इसी डिटेल के आधार पर 3 मई 2024 को विकास और निशा को अपने घरों से गिरफ्तार कर लेती है और फिर इन दोनों को जब थाने लेकर आती है, इन दोनों से जितेंद्र की हत्या के बारे में पूछताछ करती है।
पहले तो ये दोनों इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर दोनों अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक लगभग 10 साल पहले, जब जितेंद्र निशा से शादी करके अपने घर लेकर आता है। निशा जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। जितेंद्र जो अपने चाचा का होटल चलाता है, अच्छा खासा पैसा ही नहीं कमाता है, बल्कि इसी गढ़वी इलाके में 2 मंजिला का एक मकान भी खरीद लेता है, क्योंकि जितेंद्र के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। जब कुछ साल का समय गुजर जाता है, जितेंद्र के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जितेंद्र अपने दोनों बच्चों का एक अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा देता है। लेकिन जैसे ही शादी का 9 साल का समय गुजर जाता है, जितेंद्र का अपनी पत्नी से ध्यान हट जाता है। दरअसल जितेंद्र हर रोज सुबह 9 बजे के आसपास अपने होटल में जाता है और रात के करीब 12 बजे के आसपास अपने घर पर आता है। जब अपने घर पर पहुंचता है, इस प्रकार से थक जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद ही गहरी नींद में सो जाता है। जितेंद्र तो गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी निशा पूरी रात बेचैन होकर रह जाती है। दरअसल निशा को अब सही समय पर अपने पति से शारीरिक सुख नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से निशा के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और फिर इसी बात को लेकर निशा और उसके पति के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इधर जितेंद्र के होटल में जो विकास काम करता है, जितेंद्र को अगर कोई भी काम होता है, विकास को ही अपने घर पर भेजता है। विकास जब भी जितेंद्र के घर पर जाता है, उसकी पत्नी को भाभी कहकर बुलाता है। विकास जो दिखने में बेहद ही हैंडसम है। इधर निशा को जब सही समय पर अपने पति से शारीरिक सुख नहीं मिल पाता है, निशा का अब विकास को देखकर नीयत खराब हो जाती है। दरअसल विकास जब भी जितेंद्र के घर पर जाता है, अब निशा उससे हंसी मजाक करने लगती है और हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें बोल देती है जिसे सुनकर विकास को भी समझने में देर नहीं लगती है कि निशा उससे चाहती क्या है। दरअसल विकास भी जब निशा की खूबसूरती को देखता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है और ना चाहते हुए भी निशा और विकास के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। विकास और निशा के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद निशा के घर के अंदर ही दोनों के बीच में संबंध बनना भी शुरू हो जाता है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू हो जाता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि इसके बावजूद इस बात की जानकारी जितेंद्र को कभी मालूम नहीं चलता है। लेकिन एक दिन लगभग 5 बजे के आसपास जितेंद्र की जब तबीयत खराब हो जाती है, अपने घर पर पहुंच जाता है। जितेंद्र जब अपने घर पर पहुंच जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी फोन पर किसी से काफी हंस हंस कर बातचीत कर रही थी। दरअसल बातचीत के दौरान ही कुछ ऐसी बातें कह देती है जिसे सुनकर जितेंद्र को शक हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी का किसी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसीलिए जितेंद्र तुरंत ही अपने कमरे के अंदर प्रवेश करता है और जाकर निशा के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। इधर निशा जब अपने सामने अपने पति को देखती है, देखकर एकदम से डर जाती है। जितेंद्र जब मोबाइल को चेक करता है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी के होटल मैनेजर विकास यादव का है। जितेंद्र को पूरा भरोसा हो जाता है कि उसकी पत्नी का विकास के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस बारे में जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, निशा पहले तो छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन जितेंद्र जब अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है, आखिरकार निशा अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन साथ ही साथ अपने पति से माफी मांगते हुए कहती है कि एक बार गलती हो गई, बस एक बार माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। उस वक्त तो जितेंद्र पहले से ही काफी गुस्से में था। उसी वक्त ही अपने होटल में पहुंच जाता है। रिसेप्शन पर ही विकास उसको मिल जाता है। विकास को वहां से घसीटते हुए कमरे के अंदर ले जाता है और फिर उसकी
काफी बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। साथ ही साथ उससे कहता है कि मैंने तुझ पर तरस खाकर अपने होटल में नौकरी दिया, भरोसा करके मैंने तुझको अपने घर पर भेजा और तूने मेरी ही इज्जत पर हाथ डाल दिया। आज के बाद ना तो तुझे मेरे होटल में आने की जरूरत है और ना ही तू मेरे घर के आसपास कभी दिखाई देना। जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, विकास को अब पूरा भरोसा हो जाता है कि शायद जितेंद्र को उसकी और उसके पत्नी के साथ में प्रेम प्रसंग के बारे में सब कुछ मालूम चल चुका है। इसीलिए विकास वहां से अपने घर चला जाता है। उसके बाद विकास और निशा के बीच में बातचीत होना बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, निशा विकास के बगैर नहीं रह पाती है और आखिरकार अपने पति से छिपकर फिर से विकास के साथ मुलाकात करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार जब दोनों मुलाकात करते हैं तो निशा के घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर मुलाकात करते हैं। लेकिन निशा की बेवफाई से जितेंद्र का दिल इस प्रकार से टूट जाता है कि वो पहले से तो शराब पी ही रहा था, अब और ज्यादा मात्रा में शराब पीने लगता है। उसके बाद जब भी अपने घर पर पहुंचता है, फिर से उसी बात को याद करके अपनी पत्नी की काफी बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। इधर निशा भी हर रोज अपने पति से बार बार पिटाई खाकर इस प्रकार से परेशान हो जाती है कि एक दिन जब विकास से मुलाकात करती है, उससे कहती है कि अब मैं अपने पति को नहीं झेल सकती हूँ, दरअसल मुझे उससे छुटकारा चाहिए। निशा जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, विकास उससे कहता है कि करना क्या है, साफ साफ बताओ। निशा कहती है कि तुम मेरे पति को इस दुनिया से हटा दो। अपने ही पति को जब इस दुनिया से हटाने की बात कहती है, विकास एकदम से डर जाता है और डरते हुए कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक पाप है। पाप की बात जैसे ही कहता है, ये सुनकर निशा एकदम से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि जो तुम मेरे साथ करते हो वो कौन सा पुण्य का काम है। दरअसल मैंने सुना है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए खून की नदियां तक बहा देते हैं और एक तुम हो कि मेरे लिए एक व्यक्ति को इस दुनिया से हटा नहीं सकते हो। क्या यही तुम्हारी मर्दानगी है? निशा जैसे ही विकास की मर्दानगी को ललकारती है, विकास निशा का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर एक षड्यंत्र बनाते हैं। इसी षड्यंत्र के तहत विकास एक दिन मार्केट में जाकर एक तेज धारदार हथियार खरीद कर लाता है। इधर निशा भी अपने दोनों बच्चों को मायके भेज देती है और फिर दोनों एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। 30 अप्रैल 2024 को रात के लगभग 12 बजे के आसपास जितेंद्र जब हर रोज की तरह अपने घर पर पहुंचता है, काफी नशे की हालत में होता है, खाना भी नहीं खाता है और थोड़ी देर बाद गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही गहरी नींद में सो जाता है, निशा को सही मौका मिल जाता है। निशा उसी रात को ही व्हाट्सएप के जरिए विकास से चैट करती है और उसको अपने घर पर बुला लेती है। रात के लगभग 1 बजे के आसपास जब विकास जितेंद्र के घर के लिए रवाना होता है, अपने साथ एक बैग रख लेता है और उस बैग में उस तेज धारदार हथियार को भी रख लेता है। 1 बजे के आसपास जब जितेंद्र के घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि जितेंद्र काफी गहरी नींद में सो रहा है। सोते वक्त ही विकास और निशा दोनों मिलकर उसी तेज धारदार हथियार से जितेंद्र के ऊपर एक पर एक कई बार कर देते हैं, जिसकी वजह से जितेंद्र की चीख भी निकल नहीं पाती है और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। जितेंद्र की जब मौत हो जाती है, उसके बाद ये दोनों अब अपने आप को बचाने के लिए लूट का षड्यंत्र बनाते हैं। दरअसल खुद निशा जाकर अपने घर के अंदर अलमारी को खोलती है और सारा सामान इधर उधर बिखेर देती है। जितने भी गहने होते हैं सारा का सारा निकाल कर विकास को दे देती है। साथ ही साथ उसके घर में जो भी कैश होता है सारा कैश विकास के बैग में भर देती है। उसके बाद विकास निशा को लेकर उसके कमरे के अंदर जाता है, उसके हाथ और पैर उसी की साड़ी से बांध देता है और उस बैग को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा देता है। वाकई में निशा जब ये पूरी
कहानी पुलिस को बताती है। पुलिस जितेंद्र की निशानदेही पर उसके बताए हुए जगह पर जाती है। वहां से सारे गहने और सारा कैश बरामद कर लेती है। पुलिस जितेंद्र और निशा को अपनी हिरासत में लेकर अगले दिन इन दोनों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर हैं जो रोजाना अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना प्यार भी मुझे देते हैं। मेरे पहले व्यूअर हैं संजय कुमार, जिन्होंने अपना एड्रेस नहीं दिया है। मेरे दूसरे व्यूअर हैं अमन द्विवेदी, जो बस्ती जिला के रसूलपुर गांव के रहने वाले हैं। मेरे तीसरे व्यूअर हैं संजू बाबा, जो औरंगाबाद बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अपने तमाम व्यूअर का दिल से धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।